गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जनन बताया जा रहा था, तो उसमें आपको रिप्रोडक्शन में सबसे मेन चीज़ पहली आती है कि आपको जो जंतुओं में जनन बताया गया था, तो अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का जनन बताया गया था। अब उसमें सबसे पहले जो आपको परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया था। तो जनसंख्या वृद्धि तो आपको मालूम है कि जनसंख्या का लगातार बढ़ना ही एक जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, यानी जन्म दर को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या कंटिन्यू बहती रहती है। मतलब लगातार बढ़ने के कारण होता क्या है कि ये अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो इसमें भोजन की समस्या या विभिन्न प्रकार की रहने खाने पीने की अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये प्रदूषण के प्रभाव का कारण क्या है कि उसमें जैसे शिक्षा की व्यवस्था में समस्या आ जाएगी, रोजगार की समस्या, यातायात के साधनों समस्या, ये आपको कल बताया गया था पिछले वीडियो में। अब आपको उसमें उपाय क्या थे, तो ये आपको मालूम है कि उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में प्रोग्राम कार्यक्रम चलाने चाहिए। जगह जगह पर उसको शिविर लगा करके व्यक्तियों को जागरूक करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उनको बताना चाहिए कि सीमित परिवार से क्या लाभ है, क्योंकि सीमित परिवार अगर है तो सीमित परिवार के लाभ के लिए सरकार को कुछ योजनाएं होनी चाहिए जिससे पॉपुलेशन को नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि मतलब सरकार को जो कम सीमित जिसमें है सीमित बच्चे हैं या सीमित परिवार है, तो उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, या उनको जो है उनको रोजगार के अवसर में उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। फिर उसको जो इन बच्चे होते हैं सीमित परिवार वाले, इनको अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए, और इसके बारे में समाज को भी बताना चाहिए कि इससे हमारे देखिए इतने लाभ हो रहे हैं, तो वो उस पर हो सकता है कंट्रोल हो सके। दूसरी चीज़, परिवार नियोजन की जो विधियाँ हैं उनको भी उपयोग के बारे में बताना चाहिए। इसके लिए एक प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाने चाहिए जो एक कंटिन्यूटी बनी रहे, जिससे व्यक्ति जागरूक हो और पॉपुलेशन को हम नियंत्रण कर सकें। देखिए, ये तो हो गया आपको सोशल स्टडी में भी ये दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि कारण निवारण परिवार नियोजन, तो ये इसमें भी है, साइंस में भी है, वहाँ पर भी है। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे जो बताया गया, जो आपका ये जनन वाला चैप्टर है, अब यहीं से आपको खत्म है। अब इसमें आते हैं 60 टाइप क्वेश्चन। तो 60 टाइप क्वेश्चन में जैसे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनमें पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि अलैंगिक जनन किन जीवों में मतलब होता है, तो आपको मालूम है जिनमें एक कोशिका होती है समसूत्री विभाजन द्वारा उनमें ये जनन होता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा। अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा जो जनन होता है हाइड्रा और ईस्ट में होता है। फिर इसी प्रकार जैसे कि बहुविखंडन किस जीव में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। फिर इसी में आ जाता है कि परागण और निषेचन में क्या भिन्नता है, तो परागण में क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं। ठीक है, तो परागण और निषेचन में यही अंतर है कि क्योंकि परागण में परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और निषेचन में नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। फिर इसके बाद आता है कि अलैंगिक जनन से की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है, तो आपको मालूम भी है कि अलैंगिक जनन में एक कोशिका होती है और लैंगिक जनन में 2 युग्मक होते हैं, यानी 2 कोशिका। तो जो अलैंगिक जनन में इसमें उत्पन्न संतानें अपने माता पिता के समान होती हैं, लेकिन जो लैंगिक जनन होता है उनकी जो संतानों में होता है क्या है, भिन्नता पाई जाती है। तो लाभ क्या है, एक तो इनमें लैंगिक जनन से ये लाभ है कि इनमें जीवों में भिन्नता पाई जाती है, जिससे हम जीव को पहचान सकते हैं। दूसरा कारण है कि इससे नए जीव का विकास होता है, आनुवंशिकता के लक्षणों का पालन होता है, क्योंकि ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। लैंगिक जनन में जो जीव है वो गुणसूत्रों के माध्यम से डीएनए, क्योंकि डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है तो उनमें भिन्नता होती है, जिससे एक नए जीव का निर्माण भी होता है। फिर लैंगिक जनन से एक और लाभ है कि लैंगिक जनन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जीवों में क्या भिन्नता है, समानता नहीं होती, समानता केवल अलैंगिक जनन में होती है, और एक नए जीव का विकास भी होता है। तो ये सब चीज़ें ये जो है लैंगिक जनन से अधिक लाभ है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। फिर इसके बाद आता है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है, माँ के शरीर में गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको पोषण कैसे प्राप्त होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गर्भाशय की भित्ति को छेद कर
कि एक उसमें संरचना पाई जाती है तस्तरीनुमा प्लेट के आकार की, वो होती है अपरा यानी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से वो माँ के जो भोजन करती है माँ जो है, इसमें जो उसको पोषक तत्व मिलते हैं वो अपरा के माध्यम से, वो जो है अपरा किससे जुड़ी होती है, गर्भाशय से, क्योंकि वो रक्त के माध्यम से, क्योंकि उसमें जो ब्लड आ रहा है रक्त के माध्यम से अपरा के द्वारा वो पोषण प्राप्त करता है। गर्भस्थ शिशु अपरा के माध्यम से रक्त के द्वारा वो जो है पोषण को प्राप्त करता है, क्योंकि वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, उसको इसी के द्वारा वो भोजन प्राप्त करता है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ है या अन्य कुछ पदार्थ हैं जो बच्चे को मिलता रहता है रक्त के माध्यम से, यानी अपरा के रूप में। जो अपरा होती है, प्लेसेंटा होती है, वो रक्त के माध्यम से उन पदार्थों को प्राप्त करती है। फिर इसके बाद आता है कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं। यौन संचारित रोग यानी संक्रमण, इन्फेक्शन के कारण कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्फेक्टेड कहीं ना कहीं जो है हो जाते हैं, जिससे कि दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, जैसे एड्स जैसे रोग हो जाते हैं, अनेक भयानक बीमारियां हो जाती हैं जो एक दूसरे के लैंगिक संपर्क के कारण हो जाते हैं, और कुछ जो है इंटरनल समस्याओं के कारण है, साफ सफाई ना होने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स, मस्से, ये सब क्या है आपके यौन जनित रोग हैं, यानी यौन संचारित रोग हैं। एक क्वेश्चन आता है कि अगर कॉपर टी का प्रयोग करती है कोई महिला, अगर कॉपर टी का उपयोग करती है तो क्या वो यौन संचारित रोगों से ग्रसित हो पाएगी, बचाव हो सकता है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यौन संचारित रोग अलग होते हैं। कॉपर टी का मतलब होता है कि वो जो गर्भधारण की क्रिया है उसको रोकने का काम करता है, यानी पॉपुलेशन नियंत्रण, जनसंख्या को नियंत्रण करने में कॉपर टी का महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी यौन संचारित रोगों को रोकने में उसका कोई योगदान नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि निषेचन के बाद फल से क्या बनता है, मतलब जो है अंडाशय से क्या बनता है और बीजांड से क्या बनता है। तो आपको मालूम है अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद पुष्प में ज्यादातर जो परिवर्तन होते हैं, बाह्य दल सूख करके गिर जाते हैं, दल पुंज सूख जाते हैं, वर्तिकाग्र सूख जाती है, वर्तिका मुरझा जाती है, केवल अंडाशय बचता है। तो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन के बाद फल और बीज का निर्माण कहाँ से होता है? फल का निर्माण अंडाशय से, बीज का निर्माण बीजांड से होता है। इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है, कायिक जनन, ठीक है। तो गन्ने में किस प्रकार का जनन होता है पूछा जाता है, तो गन्ने में कायिक जनन होता है, क्योंकि उसमें एक ही कलम काट करके लगा दी जाती है। क्योंकि कायिक जनन की दो विधियां बताई गई, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो गन्ने की क्या लगती है? कलम। तो आपको कृत्रिम कायिक जनन में विधियां बताई गई थी, कलम लगाना, दाब विधि होती है, रोपण होती है, घूंटी बांधना होता है, तो ये सब विधियां बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो आपको कुछ एनसीईआरटी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको अभी यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए इनमें से जो पॉपुलेशन वाला है चैप्टर, इससे आपको ये सुविधा मिलेगी, चाहे इसमें आप पढ़ें चाहे सोशल में पढ़ें, वो आपको एक क्वेश्चन आता है परिवार नियोजन से संबंधित आता है। अस्थायी विधियां, स्थायी विधियां आपको बताया ही गया है। जो आपके 60 टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं जो आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन और है, द्विखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है। तो जब कोई एक कोशिका दो भागों में टूटती है उसको द्विविखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। और अगर वो कई भागों में टूट जाती है तो उसको बहुविखंडन, जब एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है उसको कहते हैं बहुविखंडन। वो किसमें होता है? मलेरिया परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम, उसमें बहुविखंडन पाया जाता है। और आपका जो हाइड्रा वगैरह है, ईस्ट वगैरह, इनमें द्विखंडन या द्विविखंडन पाया जाता है। बाकी आपके कुछ नेक्स्ट डे आपको बताए जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू बेटा।